Student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on relation between planning and controlling. This is the part of the chapter controlling. ठीक है, आज हम बात करेंगे जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि दो तरह की रिलेशनशिप होते हैं। एक तो होते हैं इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या आता है, जो आपस में डिपेंड करे, और डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, क्या एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग हम क्या कह सकते हैं, मीनिंगलेस है अगर कोई कंट्रोलिंग नहीं होगा। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हम एक सेट गोल करते हैं जिसको हमें अचीव करना होगा। तो अगर कोई हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, कहीं हमें पहुंचना ही नहीं होगा, तो हम प्लानिंग किस लिए करेंगे। अगर आप खुद को सोच के देखो, आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको पढ़ के मान लो आईएएस बनना है। अगर आपको आईएएस बनना है तो आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करोगे, उसके हिसाब से आप पढ़ोगे। मगर आपका कोई टारगेट ही नहीं है कि आपको आफ्टर स्कूलिंग क्या करना है, तो आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं करोगे। तो इसलिए कह सकते हैं प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग का कोई वैल्यू नहीं होती विदाउट कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में ज़रूरी होता है प्लानिंग में कि कंट्रोलिंग एक ऑब्जेक्टिव आपका सेट हो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होता तो आपकी प्लानिंग बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है आपका कोई प्लानिंग करने का। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप है कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। मतलब कि कंट्रोलिंग बिल्कुल ब्लाइंड है, बिल्कुल बिल्कुल बंद है विदाउट प्लानिंग। इसमें क्या दिया हुआ है, अंडर द सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। जो भी हम काम करते हैं, एक्चुअल जो हमने अचीव किया है उसको हम स्टैंडर्ड से करते हैं जो हमने बनाया था। जैसे हमने बनाया था कि हम एक साल में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, मगर खाली हम 900 कर पाए। तो एक्चुअल तो क्या हुआ 900, स्टैंडर्ड हुआ 1000। तो क्या कहता है, हैंस इफ द स्टैंडर्ड आर नॉट डिटरमाइंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर कंट्रोल, कि कोई कंट्रोल ही नहीं बचता। एंड द स्टैंडर्ड आर डिटरमाइंड अंडर प्लानिंग, और स्टैंडर्ड कहाँ पे होता है, प्लानिंग में ही क्या करते हैं, डिटरमाइंड होता है। तो ये बताया जाता है कि कैसे हम उसको अचीव करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग आपस में ब्लाइंड है, मतलब आपस में मिले हुए हैं। अब हमारा सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या डिफरेंस है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। तो हम अगर डिफरेंस की बात करें कि क्या क्या इसमें अंतर है, तो क्या है, प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक। इसका मतलब क्या आता है, प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, एक कदम आगे देखते हैं। मतलब कि हम प्लानिंग में क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग बनाई जाती है। आप पास्ट के लिए कभी प्लानिंग नहीं बनाओगे, आगे आपको क्या करना है उसके लिए प्लानिंग की जाती है। मगर कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो हम पीछे देखते हैं कि हमारी प्लानिंग में क्या कमियां रहेगी जिसके वजह से हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड अचीव नहीं हो पाया। तो हम उसके लिए पीछे देखते हैं कि हमारी पीछे क्या क्या कमियाँ। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। प्लानिंग सबसे आपको मैंने बताया था मैनेजमेंट के जो है टाइप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसमें क्या होता है कि प्लानिंग तो सबसे फर्स्ट वन है एंड द कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट वन। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन सबके अलग अलग है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके कहीं जाके जब वो प्लान जब हम पूरा कर लेते हैं और जब हम चेक करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो कंट्रोलिंग है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, लास्ट स्टेप हो जाता है। ठीक है, ये थे इनके रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या क्या है। कि कंट्रोलिंग प्रोसेस वैसे तो 5 टाइप से कंप्लीट होता है। अगर 5 हम सीरीज स्टेप्स कम कर लेते हैं, जब जाके हमारा कंट्रोलिंग का क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस का पहला पॉइंट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे कि आपको क्या अचीव करना है। तो सेकेंड पॉइंट होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो आप मेजर करोगे जो स्टैंडर्ड बनाया था और जो आपने परफॉर्म किया है उसके बीच में मेजरमेंट करोगे कि आपने कितना मेजर किया। मतलब आपने जैसे पहले पॉइंट में कहूँ, जैसे आपने 1000 यूनिट आपका स्टैंडर्ड किया था, मगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई आपकी 900 यूनिट की। तो आप थर्ड स्टेप में क्या करना है, कंपैरिजन करेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड किया था वो तो था 1000 और जो हमें अचीव हुआ वो हुआ 900। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करके हमारा जो फोर्थ पॉइंट होएगा वो क्या होगा, एनालाइज डेविएशन। जो उसका डिफरेंस आया, जो 100 यूनिट का है, हम उसको डेविएशन को एनालाइज करेंगे कि क्यों हुआ है ऐसा, क्यों जो हमने जब ऑब्जेक्टिव सेट किया था 1000 यूनिट का, वो 900 यूनिट क्यों इस
पूरी 1000 यूनिट क्यों नहीं हुई। तो हम क्या देखेंगे, उसमें एनालाइज करेंगे क्या कारण था। अगर बढ़ रहा है तो क्या कारण था, अगर हम ज़्यादा अचीव कर रहे हैं और कम अचीव कर रहे हैं तो क्या कारण है। इन दोनों को हम 4th पॉइंट में क्या करेंगे, चेक करेंगे। और 5th पॉइंट क्या आता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। लास्ट में हम क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमसे मिस होगी और जिसकी वजह से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, अच्छा सा डिसीजन लेंगे, करेक्ट डिसीजन लेंगे, ताकि आगे वो प्रॉब्लम ना हमें फेस करनी पड़े, हमारा वो पूरा स्टैंडर्ड क्या हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए। टेकिंग करेक्टिव एक्शन ऐसा लेंगे जिससे हम अब आगे आने वाले टाइम में हम अपना क्या कर सकें, स्टैंडर्ड को अचीव कर सकें। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है जो कंट्रोलिंग का, वो इम्पॉर्टेंट है। इनके जो चारों के चारों जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, इन सबके प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एक चीज़ का प्रोसेस पक्का एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इसमें क्या दे रखा है, जो फर्स्ट स्टेप होता है सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड को क्या करना, सेट करना। तो स्टैंडर्ड आर दोज क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड। कि स्टैंडर्ड एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसके बेस में हम क्या करते हैं, अपनी बेटा परफॉर्मेंस करते हैं, कि परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी तभी तो हम ऑब्जेक्टिव कोई बनाएंगे, तो उसी के बेस पे तो हम परफॉर्मेंस करेंगे। मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी को IAS बनना है तो वो उसके हिसाब से पढ़ेगा, दिन रात मेहनत करेगा, उसी के हिसाब से अपना स्केल बनाएगा। और किसी का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं हो, आगे जाके उसको करना क्या यही नहीं पता होगा, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ना वो ढंग से पढ़ाई करेगा, ना उसको कोई पता है कि उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आगे जाके कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज़ आगे दिखती है तो आप उसके लिए मेहनत करते हो, मगर आपके आगे अगर कोई गोल ही नहीं हो तो आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें क्या काम करना है। अब स्टैंडर्ड भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं कि नंबरिंग में हम अपना स्टैंडर्ड को क्या करते हैं कि मेज़र करते हैं। जैसे इसने कह रखा है, जब प्रोडक्शन में उसने सोचा है कि उसके 10 यूनिट बाय अ लेबर इन अ डे, कि 10 यूनिट पर लेबर पर डे का वो बनाएगा। तो स्टैंडर्ड हो गया कि हर किसी को, हर लेबर को पर डे 10 यूनिट तो उसको प्रोड्यूस करनी है। तो ये क्या हो गया, क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड। एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि दे आर द स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फिगर। वो फिगर में नहीं दिखा सकते, जैसे उसको अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, क्वालिटी वाला स्टैंडर्ड रख रहा है, जैसे लोगों का मोराल, एम्प्लॉयज़ का मोराल को बढ़ाना, एब्सेंटी रेट को कम करना, लेबर टर्नओवर रेट को कम करना, ये सब क्या होता है, उसका क्वालिटी। अगर ये सब चीज़ें अगर वो सही रहेगी तो उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी और उसकी फर्म की क्वालिटी भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। अब बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड है कि किस किस के बेस पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव, सेकंड है क्वालिटी, और थर्ड है टाइम, और फोर्थ है कॉस्ट। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसमें हम क्वांटिटी कर लेते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल, स्टॉक, कितना हमें करना है। क्वालिटी में हम करेंगे कि कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, बैड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। टाइम स्टैंडर्ड हम टाइम फिक्स कर लेंगे, इतने टाइम में इतना सामान बन जाना चाहिए, इतना हमें होना चाहिए। और कॉस्ट स्टैंडर्ड में क्या होगा, लेबर, मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये थे बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब है हमारा फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड। कौन कौन से फैक्टर होते हैं डिसाइडिंग के टाइम पे। एक तो होता है स्टैंडर्ड शुड बी इजली ऑब्टेनेबल। हमें कोई भी स्टैंडर्ड है ऐसा ही बनाना चाहिए जो ऑब्टेनेबल हो, मतलब कि आप इजली क्या कर सको, अचीव कर सको। सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। मेजर होना चाहिए, मतलब आप उसको नंबरिंग में शो कर सको, मेजर कर सको। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको मेजर नहीं कर पाओ, कि जो आपने स्टैंडर्ड किया था आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल। जो स्टैंडर्ड होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब चेंजेबल होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि आपने 1000 यूनिट कर दी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी तुमने फिक्स कर दिया, नहीं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो डैट चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। जैसे अगर मैं अभी कहूँ लॉकडाउन में जैसे कोई सैनिटाइजर खा था, उसका स्टैंडर्ड खाली यही होगा, मुश्किल से 1000 यूनिट उसको प्रोड्यूस करनी है पूरे साल में, क्योंकि पूरे साल में कोई सेल ही नहीं थी। अब एकदम से इसकी डिमांड बढ़ गई तो क्या थोड़ा ये रखेगा कि मेरे को 1000 ही स्टैंडर्ड बेचना है, वो क्या सोचेगा और बनाएगा वो। तो क्या करेगा, उस स्टैंडर्ड को चेंज कर देगा, नहीं अब 1000 नहीं है, हमें 10,000 बेचनी है। तो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग कंडीशन क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर। सिंपल होना चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स सा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टफ ले लिया आपने स्टैंडर्ड, कभी आप अचीव ही नहीं कर पाओ। तो सिंपल और क्लियर होना चाहिए सो डैट द पीपल
फॉर होम दे आर लेट डाउन शुड बी अंडरस्टैंड दैम ईजली, जो इसको क्या कर सके, ईजिली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। और अब लास्ट पॉइंट है फिफ्थ है डेविएशन टॉलरेंस, कितना डेविएशन वो टॉलरेंस कर सकता है। जैसे मालूम मैंने 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड बनाया था, उसमें से खाली मैं 900 ही अचीव कर पाई हूँ, तो वो टॉलरेंट है। अगर हम ये करते हैं 1000 का बनाते हो खाली 500 ही अचीव कर रखे हैं, तो वो टॉलरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वैसे पूछ सकते हो मैसेज करके। अब सेकंड पॉइंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने स्टैंडर्ड तो बना लिया कि हमें क्या अचीव करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि कितना हमने काम किया, कितनी हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये हमारा अब लास्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे हमारे 3 वो हम अगली वीडियो में करेंगे, तो आप इस पॉइंट को समझ लो, ये लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या है, द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि कितना हमने परफॉर्मेंस किया है। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड बनाया था 1000 यूनिट का और एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई 900 की, तो हमें क्या करना है, मेजर करना है कि कितने हमने कम किया, कितना क्या किया है। तो इसमें क्या होगा था, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डेटरमाइंड स्टैंडर्ड, कि डेटरमाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि हमने क्या स्टैंडर्ड को अचीव किया है। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस टेल्स द मैनेजर वट एवर द वर्क हैज़ बीन डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नोट। और जो हमारी मेजरमेंट होती है वो बताता है कि जो हमने काम किया वो वर्क के अकॉर्डिंग किया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया या नहीं किया। तो इसमें जब नीचे देखोगे, द फॉलोइंग फैक्ट शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जब हम एक स्टैंडर्ड को, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हैं। पहला पॉइंट है द फिगर रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस शुड एज फार एज पॉसिबल भी कम्प्लीटली ट्रू, कि फिगर ऐसे होनी चाहिए वर्क प्रोग्रेस की, वो क्या हो, कम्प्लीटली ट्रू हो। सेकेंड, द फिगर शुड बी कंटिन्यू प्रिपेयर्ड, हमें फिगर से कंटिन्यू क्या करनी चाहिए, प्रिपेयर करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी द सेम एज वर अडोप्टेड एट द टाइम ऑफ डिटरमिनिंग स्टैंडर्ड, कि ऐसे क्या रखा है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस का वो सेम होना चाहिए, अडोप्टेड करना चाहिए जब हमने अपना स्टैंडर्ड को बनाया था। मेजर करने का भी वही फॉर्मूला होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम शुड बी क्विक टू पॉइंट आउट डेविएशन, जो हमारे प्रोग्रेस सिस्टम होते हैं मेजरिंग की, चेक करने को इतनी क्विक होनी चाहिए ताकि वो तभी की तभी उस स्टैंडर्ड में से डेविएशन जो हमारी दिक्कत है, जो हमारे जो स्टैंडर्ड अचीव नहीं हो पाया, तो उसका डेविएशन हो तभी की तभी उसको अचीव कर सके, उसको देख सके कि क्या कारण रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।